तो यह है अध्याय 6 ऊतक, कक्षा 9 की क्लास से टिश्यूज़। हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। जितने भी उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो सभी एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा है, ठीक है, एक ही कोशिका द्वारा गति करता है, भोजन लेने की क्रिया करता है, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है इसके द्वारा। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। ठीक, प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती हैं। ठीक है, पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। ठीक है, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। हेडिंग आता है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते चूंकि वे सीधे खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु की बात, जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ठीक है, ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ठीक, जंतुओं और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और विभिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। ठीक, पौधों के कुछ ऊतक जीवन पर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्र में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजक क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों यानी का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाजन तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। ठीक, अंगों तथा अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अधिक विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में। संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंगतंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। ठीक, जटिल जंतु तथा पौधों के संदर्भ में हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पादप ऊतक की बात करते हैं, प्लांट टिश्यू की बात। ठीक है, पहला इसमें आता है विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक। ठीक, यहाँ पे दे रखा है प्याज के मूल में वृद्धि दिखा रहे हैं इसमें ही। दो शीशे के जाल लेते हैं, उनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों में एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि 6.1 में दिखा रखा है। ठीक? कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। पहले दूसरे और तीसरे दिन में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरी जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप नीचे दी गई तालिका में लिखें। तो इसमें मेंशन करना है।
ऊपर के निरीक्षण को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद क्या हुआ, फिर भी वृद्धि करती रहती है। जब हम जार में रखी प्याज की मूल को ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो उसमें वृद्धि करना बंद कर देगी। क्यों? तो पढ़ते हैं, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों में विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ वाली चीजें भी कहा जाता है। ये विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस भाग में स्थिर है? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ यानी सबसे टिप पर, कैबियम, पार्श्वी तथा अंतवृष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 6.2 विभज्योतक के द्वारा तैयार की गई नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ये बढ़ती है परिपक्व हो जाती है। ठीक है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित होती है। यहाँ हम शीर्ष विभज्योतक देख सकते हैं। ये टिप पे जो है क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और ये विड्थ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिससे इसकी विड्थ बढ़ती रहती है। और ये जहाँ ठीक है, ये पार्श्व विभज्योतक। ठीक, किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक में है, जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक में है और लेटरल मेरिस्टेमेटिक में है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं। प्रारोह के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक कैबियम के कारण होती है। अंतर्वृष्ट विभज्योतक कुछ पौधों में पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास राजधानियाँ नहीं होती हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानियाँ क्यों नहीं होती हैं? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लिखित राजधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। तो इसमें हम तने का सेक्शन काट रखा है, इसमें देख सकते हैं क्या क्या ट्राइकोम है। ठीक है, म्यूसिलेनियस कैनाल है, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, ठीक है, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, फ्लोएम है, कैवियम है, ठीक है, और मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, मज्जा किरण है, जाइलम है, संवहन मंडल है और पथ है। ये सारे इसके हम पार्ट्स देख सकते हैं। स्थायी ऊतक की बात करें तो स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू जिसे बोलते हैं, विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, यह एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जो फलस्वरूप स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू में का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होती हैं विभिन्न प्रकार की स्थायी ऊतक का विकास करती है। ठीक है, एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसे पतली सेक्शन काटिए। अब सभी सेक्शन को सैफ्रेनिन से संजित करें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखिए और उस पर ग्लिसरीन की बूंद डालें। ठीक है, उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 में इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। पहला प्रश्न है जैसे, क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान हैं? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं को कितने प्रकार क्यों हैं? हम पौधों की मूल का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। अब बात करते हैं सरल स्थायी ऊतक की। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। ठीक हो गया, जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या है? एक सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा कैसी कोशिकाएं हैं? जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधक मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। चित्र 6.4a में दे रखा है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती है। भोजन का भंडारण यही ऊतक करती है।
कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में फ्लोरीन पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में इनको क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है, हरित ऊतक यानी कि। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं यानी कैविटीज होती हैं, जिस कारण ये जल में तैरती हैं, ठीक है, उतराती हैं या तैरती हैं, फ्लो करती हैं, फ्लोट करती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को आयरनकाइमा कहते हैं, आयरनकाइमा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आयरनकाइमा। पौधों में लचीलापन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कॉलनकाइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है, ठीक है। तो यही जो है कॉलनकाइमा इंपॉर्टेंट है, लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोने पर मोटी होती हैं, ठीक है, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है इसमें। हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। ए में पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्कैलेन्काइमा, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस इसमें दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे सेक्शंस हैं। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्कैलेन्काइमा होता है। स्कैलेन्काइमा क्या होता है? यह ऊतक पौधों में कठोर एवं मजबूत बनाता है। इंपॉर्टेंट है, स्कैलेन्काइमा क्या करता है? कठोर और मजबूत बनाता है पौधों को। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, ठीक हो क्या? यह स्कैलेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। चित्र 6.4c में दे रखा है। यह ऊतक जो है, यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की कोशिकाओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती भी प्रदान करता है। क्रियाकलाप 6.3 है। रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। इस छिलके को अलग करके जल में भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंदे सैफरनिन विलियन की डालिए। नीचे रक्ष कोशिकाएं हम देख सकते हैं, रक्षी कोशिकाएं, एपिडर्मिक कोशिकाएं देख सकते हैं, स्टोमेटा रक्षी कोशिकाएं क्या हैं? द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं। गार्ड सेल्स, ठीक है, एंड एपिडर्मल सेल्स हैं। लेटरल व्यूज और सरफेस व्यूज इसमें दिखा रखा है। कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है, ठीक है। तो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं में एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती हैं, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती हैं। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती हैं। एपिडर्मल कोशिकाओं पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा जीवित परजीवी कोशिक कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती हैं, ठीक है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थानों के अछिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से कैसी होती है? मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस से हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? रक्षीय कोशिकाएं बोलते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है, ठीक है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्धन होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषण सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में
क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत एक नई तने की बाह्य शाखा से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक हो गया। द्वितीय विभज्य ऊतक जो है कि एक पट्टी जो कॉर्टेक्स की होती है, ठीक है, कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों की बनी होती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं, डेड होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इसकी भित्ति पर सुबरिन नामक पदार्थ होता है। इंपॉर्टेंट है, सुबरिन नामक पदार्थ जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभिन्न बनाता है। ठीक है, छाल कोशिकाएं फटी हुई एपिडर्मिस रक्षीय ऊतक है। अब बात करते हैं जटिल स्थायी ऊतक की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की है। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं जो कि एक ही तरह के दिखाई देती हैं। ऐसे ऊतकों के साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। तो इन्हीं को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, अन्य प्रकार की स्थायी ऊतकों को जटिल ऊतक कहते हैं जो ऑब्वियसली जो एक जैसी नहीं होंगी शायद। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, है ना, और ये सभी एक साथ मिलकर एक नई इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों का उदाहरण है। अगर आ जाता है एग्जाम्पल में जटिल ऊतकों का उदाहरण तो जाइलम और फ्लोएम ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक हो गए ये दोनों एक तो, और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाई गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? तो ये हैं ट्रैकेट, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा और सेक्शन ऑफ फ्लोएम का स्ट्रक्चर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू के स्ट्रक्चर्स हैं। जाइलम ट्रैकेट्स यानी वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा डायग्राम में दे रखे एबीसी में, और जाइलम फाइबर रेसे से मिलकर बना होता है। ट्रैकेट एक वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकेट और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। जाइलम फाइबर रेसे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों चालनी कोशिका, चलनी नलिका यानी सीव ट्यूब्स जो होती है, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेसे से मिलकर बना होता है। ठीक है, डायग्राम 6.7 डी में दे रखा है। ये चलनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली यानी कि इसमें छेद होते हैं इसकी भित्ति में, तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम रेशा को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सिर्फ फ्लोएम कोशिकाएं क्या है? जीवित कोशिकाएं। अब अगला आता है जंतु कोशिकाएं। ठीक, अब अगला आता है जंतु कोशिकाएं यानी एनिमल टिश्यूज। जब हम सांस लेते हैं हम अपनी छाती को गति महसूस कर सकते हैं। सांस लेते हैं हम थोड़ी सी उठती बैठती है ना। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं? इनके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं लोकोमोशन ऑफ मसल फाइबर्स का। ठीक है, तो ये आमाशय है और स्मूथ मसल्स फाइबर है ये। ठीक, तो सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों की तरह अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न को हल करने के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, सेल्स तक, यानी कि यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत और वृक्क तथा उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रक्त और पेशियों
पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। क्या एग्जाम्पल हैं? उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक का। ठीक है। एपिथेलियम ऊतक की बात करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू यानी कि ये क्या होता है? जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियल ऊतक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियमी ऊतक क्या होते हैं? बाहरी शरीर को बाहर से ढकने के लिए जो यूज होता है। ठीक है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं से ढके होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, अनार, आहार नली, रक्तवाहिका नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। ठीक है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाहरी रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पे हैं। यहाँ पे हम देखिए स्क्वाइमस हैं। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस हैं, क्यूबोइडल हैं और कॉलुमिनार वाले हैं। ठीक है। चित्र 6.9 में जो अभी हमने अभी देखे हैं दर्शाया अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के एपिथेलियम होते हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्तनलिका, अस्तर या कुपिका जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं जो अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। ठीक है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा किसकी बनी होती है? तो इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाओं इनको काटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतर अस्तर लिनिंग जो है में वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है। ठीक है। लंबी एक स्तंभाकार एपिथेलियम एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतकों में पक्षमाप यानी सीलिया होते हैं जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं के स्तर पर बाल जैसी संरचनाएं होती है जो पक्षमाप गति करते हैं। ठीक है। तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमापी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। नीचे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन, हाइलिन कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू। ठीक है। एडिपोज टिश्यूज हैं ये सारे। ठीक। हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। संयोजी ऊतकों के प्रकार विभिन्न रक्त कणिकाएं, संतः अस्थि, कचाप, उपास्थि, वसामय ऊतक और एरियोलर ऊतक। ठीक है। तो घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली को अस्तर का निर्माण करता है जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। संयोजी ऊतक की बात करें तो यानी कि मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है। संयोजी ऊतक की अगर बात करें
तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, यह इस अध्याय में भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है, ठीक। आइए अब इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री यानी मैट्रिक्स में धसी हुई होती हैं। चित्र 6.10 में यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती हैं, ठीक है। कैसे कैसे हो सकती हैं, जेली, तरल या सघन हो सकती हैं, कठोर हो सकती हैं। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। अब क्रियाकलाप अगर हम देखें एक्टिविटी, तो इसमें क्या दे रखा है कि रक्त की एक बूंद स्लाइड पर ले और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के सरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करती है, ले जाती है यानी संवहन करती हैं। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है, यह पंजर तथा निर्माण का शरीर को आदान प्रदान करती हैं। यह मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं, ठीक है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी हुई होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक स्नायु, अस्थि बधान तंतु कहते हैं जिसे, से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यह ऊतक बहुत लचीली और मजबूत होती है। कैसी होती है, लचीली और मजबूत होती है। इंपॉर्टेंट है, स्नायु में आधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों से जोड़ती है, ठीक है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंट्रा यानी टेंडन है जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, टेंडन क्या करता है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। कंट्रा मजबूत तथा सीमित लचीलापन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उपस्थित कार्टिलेज की। यह एक अन्य प्रकार का संयोजी, यह भी संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक यानी जो एक दूसरे से मिलाते हैं किसी चीज, ठीक है, जोड़ते हैं, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी हुई होती है। यह अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाती हैं, ठीक है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती हैं। हम कान की उपस्थिति को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए, ये दोनों दो ऊतक इस प्रकार भिन्न है। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों में और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, ठीक है। एरियोलर संयोजी ऊतक यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, ठीक हो गया। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता भी करता है, ठीक है। एक तो आंतरिक ऊतकों को सहारा प्रदान करता है, अंगों को सॉरी, और जो ऊतक हैं उनकी मरम्मत में सहायता भी करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है, वसा का संग्रह करने वाले वसा में ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें कुचालक का कार्य करती है, ठीक है। अब बात करते हैं पेशीय ऊतक की, ठीक है। पेशी ऊतक यानी मसल्स टिश्यू, ठीक है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसकी संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है, ठीक है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं तथा उनकी गति को रोक सकते हैं। इस प्रकार की पेशियों को ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल कहते हैं। वॉलंटरी मसल इंपॉर्टेंट है, जिनको हम अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जो है मूव कर सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, ठीक हो गया, तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। सूक्ष्म से देखने से यह पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की गति प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे वृक्कित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिका लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है, ठीक है। आहार नली में भोजन का प्रभाव या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन गति जैसी गति ऐच्छिक नहीं होती है।
ठीक हो गया? ऐच्छिक नहीं होती है। इन गतियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार बंद या प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियाँ 6.11 में दे रखा है इसका डायग्राम। अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इसकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वासनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला तर्क रूपी यानी स्पाइनल शेप्ड होता है। ठीक है, ये एक केंद्रकीय होते हैं। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कॉर्डिन हर्ड पेशी कहा जाता है। डायग्राम में दिया गया है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार कुछ शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं। इसके टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स के थे। स्ट्रेटिक मसल था, इसमें स्मूथ मसल था और कार्डिक मसल। ठीक है, अब बात करते हैं तंत्रिका, तंत्रिक यानी नर्वस टिश्यू। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुरूप प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक है, यद्यपि तंत्रिका ऊतक में कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है। इससे लंबे पतले बालों जैसे शाखाएं निकली होती हैं। चित्र 6.12 प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्धन होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्धन डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के बने एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है, डेंड्रॉइड हैं, कोशिका काय हैं और तंत्रिका काक्ष हैं। ठीक है, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका संपंदन कहते हैं। तंत्रिका का संपंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतक का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। ठीक है, के साथ ही एक संयोजन ऊतक उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। ठीक, ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट था। तो अब इस चैप्टर की समरी जो है वो देख लेते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है इस जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभिज्योतक और स्थायी। ठीक है, विभिज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं ऊतक का विभाज्य ऊतक है तथा पौधों में वृद्धि करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। स्थायी ऊतक, विभिज्योतक यानी परमानेंट जो होते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं तथा सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। ठीक है, एपिथेलियम में पेशीय संयोजित तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियमी ऊतकों को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रेन्थिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया है इनको। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक, ठीक है, ऊतक एडिपोज यानी वसा में जो होते हैं ऊतक, अस्थिकंडार, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त रुधिर जो होते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डिन। हृदयक पेशी जिन्हें बोलते हैं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।